Good morning, everyone. My name is Ritesh. Welcomes you all to our channel Studies. So finally, we are starting our journey of GATE with Ikigai solution. हमने जो पहले छोड़ दिया था हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं. ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 कर लिया था जो कि हमारा यूजी कोल माइनिंग और अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग का पार्ट था. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सरफेस माइनिंग का पार्ट. तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो पे बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए. तो आपको पता ही है कि हम पहले स्टार्ट करने से पहले हम पहले टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर उनके बेस्ड न्यूमेरिकल को करते हैं. तो आज के हमारे 4 टॉपिक्स जो होने वाले हैं वो इस तरीके से हैं, देखते रहिए. तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो. आप सबको पता ही होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है. ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे हम ना तो प्रॉफिट करते हैं ना ही लॉस करते हैं. तो इसी के आगे एक बड़ा जुड़ा है बस स्ट्रिपिंग रेशियो. ठीक है. बस इस बात को याद रखिएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे हम ना तो लॉस बनाते हैं ना प्रॉफिट बनाते हैं. ठीक है. इसी से अपना फॉर्मूला और इसी से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है. डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले. ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो is the ratio of overburden to mineral at which the mining operation has no profit and no loss. Means ये एक रेशियो होता है जहां पे हमने ओवरबर्डन जो निकाला है, ओवरबर्डन और मिनरल को निकालने का जो हमारा रेशियो होता है उसे हम स्ट्रिपिंग रेशियो कहते हैं, जहां पे हम न तो प्रॉफिट कर रहे हैं ना ही लॉस कर रहे हैं. ठीक है. इन सिंपल पॉइंट इट इज द पॉइंट वेयर माइनिंग हैज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. ये सारी स्टोरी की डेफिनेशन की. हमें इतना डेफिनेशन को नहीं जाना है. हमें सिर्फ एक मोटा माटी बात समझना है कि ब्रेक और स्ट्रिप रेशियो होता क्या है. तो ये पॉइंट है जहाँ पे न हम रेशियो है और बर्डन टू मिनरल का जहाँ पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है. ठीक है. अब सीधे सीधे चलते सीधे सीधा इसका फॉर्मूला पे. तो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस पर टन ऑफ ओर माइनस माइनिंग कोस्ट या प्रोडक्शन कोस्ट पर टन ऑफ ओर डिवाइडेड बाय स्ट्रिपिंग कोस्ट या ओवरबर्डन रिमूवल कोस्ट पर टन ऑफ ओर. यहाँ देखिएगा आप सब जगह पर टन ऑफ ओर, पर टन ऑफ ओर, पर टन ऑफ ओर. अगर सब जगह सेम यूनिट है तो क्या ये यूनिटलेस हो जाएगा? एग्री. इस चीज को ध्यान रखिएगा. तो हमेशा रेशियो यूनिटलेस ही होता है. ये जस्ट मैंने बता दिया यहाँ पे स्ट्रिपिंग कोस्ट होता है क्या, बट फिर भी मैंने लिख दिया यहाँ पे द कोस्ट ऑफ रिमूविंग ओबी टू रीच कोल और ओर इज नोन एज स्ट्रिपिंग कोस्ट. मतलब हम स्ट्रिपिंग कोस्ट वो कोस्ट होता है जब हमने जैसे हमने ओबी को निकाला तो उसमें जो हमारा कोस्ट गया, मीन्स एक्सकेवेटर लगा या कुछ भी लगा जिससे हमने निकाला, तो उस कोस्ट को हम कहते हैं स्ट्रिपिंग कोस्ट. ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा. चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. तो आपको जो यहाँ पे नोट करना है वो है ब्रेक इवन स्ट्रिपर रेशियो का फॉर्मूला. थोड़ा स्लो चल रहे हैं हम, तो अगर आपको लगे तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हो क्योंकि मुझे समझाना जरूरी है इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ. सेलिंग प्राइस पर टन ऑफ ओर माइनस माइनिंग कॉस्ट पर टन ऑफ ओर डिवाइड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट पर टन ऑफ. दैट्स ये फॉर्मूला याद रखना है. इतनी स्टोरी याद नहीं रखनी लेकिन मुझे समझाना मेरा काम है. सो मैंने बस एक डिफरेंस समझाया आपको. ठीक है. नेक्स्ट है अपना टॉपिक. सेकंड टॉपिक है मैच फैक्टर. मैच फैक्टर से भी काफी बार क्वेश्चंस लिखे गए हैं. तो इसका जो फॉर्मूला होता है पहले एक बार बस डेफिनेशन समझ लो. मैच फैक्टर इज द रिलेशनशिप between the capacity of loading equipment and capacity of transportation equipment. It shows how well the shovel and trucks are matched for efficient work. ये एक जस्ट एक रिलेशनशिप है बिटवीन द कैपेसिटी लोडिंग इक्विपमेंट जो ये हमारा शॉवल और डंपर के बीच में. ये क्या बताता है कि दोनों कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं. ठीक है. शॉवल एंड डंपर. ठीक है. तो मैच फैक्टर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हॉलर मल्टीप्लाइड बाय लोडिंग टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ लोडर मल्टीप्लाइड बाय हॉलिंग टाइम. इसको अपन और इजी में लिखे तो नंबर ऑफ शॉवल मल्टीप्लाइड बाय शॉवल लोडिंग टाइम शॉवल. नहीं नहीं, नंबर ऑफ शॉवल नहीं, नंबर ऑफ हॉलर है ना. तो हॉलर क्या है यहाँ पे? एक मिनट. हॉलिंग कौन करता है? इज ए डंपर. नंबर ऑफ डंपर मल्टीप्लाइड बाय शॉवल लोडिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शॉवल मल्टीप्लाइड बाय डंपर ट्रेवल टाइम.
ठीक है। इन सबसे डायरेक्ट लाइट क्वेश्चन आता है तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, और जहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत होगी वहाँ बता दूंगा मैं। इसमें से कुछ एक क्वेश्चंस आए हैं जो दिमाग लगाने वाले हैं, बाकी सब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको मैच फैक्टर? मैच फैक्टर क्या है? रिलेशनशिप है कि डंपर और कैपेसिटी और सॉल्वर एंड कैपेसिटी डंपर के बीच का, एंड ये दिखाता है कि दोनों ने कैसा, कितना मैच एफिशिएंट वर्क कितना अच्छा करते हैं दोनों, ठीक है। फॉर्मूला है नंबर ऑफ डंपर मल्टीप्लाई सॉल्वर लोडिंग टाइम डिवाइड नंबर शॉवर मल्टीप्लाई बाई डंपर ट्रेवल टाइम, ठीक है। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रिपिंग रेशियो। स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है? हमने अभी ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो पढ़ा है। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्या है? रिलेशनशिप बता रहा है कि हम ओबी और मिनरल के बीच में। उसी तरीके से यहाँ भी होगा। स्ट्रिपिंग रेशियो इज नन अदर देन, क्या है? स्ट्रिपिंग रेशियो इज द अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल और ओबी दैट मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन द 1 यूनिट ऑफ पोलर रोल, ठीक है। डेफिनेशन जस्ट बनाया गया, आप भी बना सकते हो डेफिनेशन, ठीक है। तो स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है कि हाउ मच, कि हमने हाउ मच ओर बर्डन निकाला 1 टन ऑफ ओर निकालने के लिए, तो इसका ऐसे ही फॉर्मूला बना है, वॉल्यूम ऑफ ओबी रिमूव्ड डिवाइड बाई टनेज ऑफ ओर एक्सकेवेटेड, टनेज ऑफ ओर एक्सकेवेटेड। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा, लेकिन अभी बस एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम ऑफ ओबी तो मीटर क्यूब में आएगा और टनेज ऑफ ओर टन्स में आएगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब पर टन। ये आपको यूनिट्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूनिट्स ही आपका मेन पंगा लेता है। गेट एग्जाम में क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेते हैं, यूनिट्स के वजह से मिस्टेक्स करते हैं। दैट्स वाई मैं आपको यूनिट्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपने 3 टॉपिक हो चुके हैं। अपना 4th टॉपिक और लास्ट टॉपिक है आज का, बेंच स्लोप एंगल। बेंच स्लोप एंगल आपने सुना होगा सब लोगों ने, नहीं सुना तो अभी सुन लेंगे थोड़े दिनों में, थोड़े 5 एक मिनट में, कोई बात नहीं है। तो पहले फॉर्मूला समझ लो, बीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एन एस डिवाइड बाई एन माइनस वन डब्ल्यू प्लस एन एस डिवाइड टेन अल्फा। सब ऊपर से चला गया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। तो यहाँ बीटा क्या होता है? बीटा है बेंच स्लोप एंगल, जो लिखा हुआ है बेंच स्लोप एंगल। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, एक्चुअली राइटिंग थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, बट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई कि मैं सुधार सकूं। एन क्या होता है? नंबर ऑफ बेंचेस, नंबर ऑफ बेंचेस। एच क्या होता है? हाइट ऑफ बेंचेस, हाइट ऑफ बेंचेस, ठीक है। डब्ल्यू विड्थ ऑफ बेंचेस, विड्थ ऑफ बेंचेस। अल्फा फेस एंगल। अब ये सब कहाँ कहाँ होता है अब कुछ समझ में आएगा नहीं, ये सिर्फ एक आपको लाइटली मोटा माटी आइडिया दे दिया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे पूरा डिटेल में क्या क्या चीजें क्या क्या है। इस फॉर्मूला को नोट कर लो आप लोग, अगर कब यूज करना है इस फॉर्मूला को वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे विद इन 5 मिनट्स में, और कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व वो भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ अपना बेंच का डायग्राम है, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लो ऐसा है, ठीक है, जिसमें हाइट्स सबकी इक्वल है, ठीक है। एच 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 एंड विड्थ भी बेंच का इक्वल है। हमें ये बीटा फाइंड करना है, और ये अल्फा जो है वो है हमारा फेस एंगल, ठीक है। तो हमें फाइंड करना, तो हम एक यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, क्यों कहीं ना कहीं अगर नीचे से ऐसा खींच दे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा क्या? एग्री कर रहे हो सब लोग? जहाँ पे ये बीटा जो है बेंच स्लोप एंगल, और यहाँ पे जो है ये H1, इतना दूर तक H1 आ गया, दूसरा H2 ये आ गया, दूसरा वाला H और थर्ड वाला H, तो कहीं ना कहीं 3H आ गया। अब इसमें देखो, ये वाला पोर्शन मान लेते हैं अपन A, इधर भी A, इधर भी A सेम है क्योंकि अपन ने सबसे सेम मान रहा है A, और एक इधर भी A, इधर भी इतना A, ठीक है। तो ये क्या आ गया? टू विथ, एक विथ, टू विथ, टू विथ प्लस 3A, ठीक है। तो tan बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे?
क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया 3h डिवाइड बाय बेस हो गया 2w प्लस 3a। यहाँ पे हम थ्री हाइट्स को कंसिडर कर रहे हैं, थ्री नंबर ऑफ बेंचेस है, ठीक है। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ बेंचेस होगा तो यहाँ पे थ्री की जगह n आ जाएगा और टू की जगह n-1 और यहाँ पे थ्री की जगह n आ जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग a फाइंड कर ले कहीं, a कैसे फाइंड करना है, तो a में देखो तो फिर से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है जहाँ पे इसका फेस एंगल अल्फा है, ऐसे इसका भी अल्फा है और ऐसे इसका भी अल्फा है, ये पूरा जा रहा है ना, तो अल्फा ये रहा, ये अल्फा, और इसका हाइट, इसका वो क्या है, एच है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बेस जो हमें फाइंड करना है, हमारे पास अल्फा है, एच है, हमें ए फाइंड कर सकते हैं या, तो टेन अल्फा हो गया एच डिवाइड बाई ए, एग्री कर रहे हो, तो ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई यहाँ पे एच डिवाइड बाई टेन अल्फा, तो यहाँ पे पुट करेंगे टेन बीटा, इसको थोड़ा सा इधर ले लेना आप, फॉर्मूला बनने वाला है टेन बीटा इक्वल्स टू थ्री एच डिवाइड बाई टू डब्ल्यू प्लस थ्री, ए की वैल्यू क्या था, यहाँ पे आ गया एच डिवाइड बाई टेन अल्फा। क्या हमेशा क्वेश्चन में तीन ही बेंच देगा, नहीं, कितने भी जैसे मैक्स टू मैक्स एन बेंचेस, तो बीटा इक्वल्स टू, जहां पे भी थ्री है वहां पे हमने एन को कर दिया टेन इनवर्स एन एच। अब देखो यहाँ पे थ्री, जब तीन बेंचेस था तो दो वेट आया उसको कंसिडर किया, जब एन होगा तो कितने वेट कंसिडर करेंगे, एन माइनस वन डब्ल्यू प्लस एन एच डिवाइड बाई टेन अल्फा, टेन अल्फा, ये अपना हो गया फाइनल फॉर्मूला। तो अभी हमने चार चीजें पढ़ी है, अब उन पे हम चार क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो एक बार चारों फॉर्मूलाज को लिख लेते हैं, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस पेज पे सारे लिख लेते हैं। फर्स्ट हमने जो चीज पढ़ी है आज की वो है ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला आपको इस पेज को पढ़ लो तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर टन ऑफ ओर इक्वल माइनस माइनिंग कॉस्ट पर टन ऑफ ओर डिवाइडेड बाई स्ट्रिपिंग कॉस्ट पर टन ऑफ ओर। सेकेंड चीज हमने पढ़ी है मैच फैक्टर दैट इज नंबर ऑफ हॉलर या नंबर ऑफ डंपर, मैंने हॉलर लिख चुका था, डंपर लिख लेता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ डंपर मल्टीप्लाइड बाई शॉवल लोडिंग टाइम, शॉवल लोडिंग टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शॉवल, नंबर ऑफ शॉवल मल्टीप्लाइड बाई डंपर साइकिल टाइम, पर साइकिल टाइम, पर साइकिल टाइम, ओके। थर्ड चैप्टर पढ़ा है स्ट्रिपिंग रेशियो। स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ओबी रिमूव टू ऑब्टेन वन टन ऑफ ओर, वॉल्यूम ऑफ ओबी रिमूव्ड बाय टनेज ऑफ ओर, टन ऑफ ओर एक्सकेवेटेड, और एक्सकेवेटेड, ठीक है। इसका वो क्या था, यूनिट क्या था, मीटर क्यूब पर टन्स। नो इसका यूनिटलेस, ये भी यूनिटलेस, और ये लास्ट में पढ़ा बेंच स्लोप एंगल दैट इज द बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स NH divided by n minus 1 W plus NH divided by 10 अल्फा। जहां पे चारों जो भी चीजें इसमें है सब बता दिया मैंने। अब चलते अपन सीधे सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है the sell value of chromite ore from an open pit mine is rupees 6500 per tons. Cost of mining excluding stripping cost is rupees इतना, the cost of stripping इतना, and हमें डायरेक्टली वैल्यू निकालना। और ये गेट का क्वेश्चन है, गेट 2011 का, तो सोचो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। हम्म तो किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले है ना, मैंने हमेशा बताया है कि तसल्ली से पढ़ो उसको, चीजें देखो, फिर याद करो कि फॉर्मूला क्या होता है इसका। पहले चीजें लिख लो, जो भी चीज गिवन है ना उसको लिख लो, अभी लिख लो स्टार्टिंग फेज में। जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा खासा फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगा, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी एक्चुअल एग्जाम के अंदर, ठीक है। द सेल वैल्यू दिया हुआ है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है अपने को क्रोमाइट ओर का,
सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ भाई, 6500 पर टन, रुपीज पर टन, ठीक है। एंड माइनिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ माइनिंग एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग दिखाएगा, कॉस्ट ऑफ माइनिंग एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग पे फोकस करो उसमें, स्ट्रिपिंग को उसने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो माइनिंग कॉस्ट कितना आ गया उसने, 2450 रुपीज पर टन। एंड इसका क्या आ गया, स्ट्रिपिंग कॉस्ट, स्ट्रिपिंग कॉस्ट कितना होता है, कितना है इसने, 1150 रुपीज पर मीटर क्यूब। अब आप देखो कि सबका यूनिट सेम है, इसका यूनिट सेम है, इसका यूनिट अलग है। और एक बार और देखो कि इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो कौन से यूनिट में पूछा है, तो क्या यूनिटलेस होगा, नहीं ना। अब हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। फिर आप लोग बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया था सब सब टन्स में, पर टन्स में, लेकिन ये तो मीटर क्यूब पर टन में आ रहा है, तो यही खेल है। क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेंगे रट के, लेकिन अगर समझा होगा यूनिट वाइज तो आप इस क्वेश्चन को इजी वे में कर पाओगे और इसका आंसर जो रिक्वायर्ड है वैसे निकाल पाओगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस माइनिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट। तसल्ली से दम, धीरे धीरे, हौले हौले, ठीक है। 6500 माइनस 2450 डिवाइडेड बाय 1150। इसका पूरे का क्या है ये, रुपीस पर टन में, रुपीस पर टन में, रुपीस पर मीटर क्यूब। को सॉल्व करेंगे, आप लोगों का कैलकुलेटर होगा अपना, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, सो मैं फोन में सॉल्व करूंगा। कैलकुलेटर नहीं है तो अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए कैलकुलेटर के साथ। 2450, ये ऊपर वाला वैल्यू आया 4050 डिवाइडेड बाई 1150। सॉल्व किया 1150, तो आया ये 3.52। अब देखो, रुपीज से रुपीज कट गया, मीटर क्यूब नीचे, मीटर चला गया ऊपर, तो क्या देगा, मीटर क्यूब पर टन। तो क्या यही रिक्वायर नहीं था, मीटर क्यूब पर टन नहीं ढूंढ रहा था यूनिट अपने को, तो ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। वापस रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन था सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस गिवन था, माइनिंग कॉस्ट गिवन था, स्ट्रिपिंग कॉस्ट गिवन था, और हमसे ब्रेक स्ट्रिपिंग रेशियो पूछा था। इसमें मेरा मेन चीज जो पूछा था उसने उसने यूनिट दे देता मीटर क्यूब पर टन से बताइए। तो हमने देखा है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो हमारे पास दो चीजें, रुपीज पर टन दिया हुआ था, लेकिन स्ट्रिपिंग कॉस्ट हमारे मीटर क्यूब, रुपीज पर मीटर क्यूब में दिया हुआ था। तो इसको सॉल्व किया तो रुपीज रुपीज कट गया, टन मीटर क्यूब चलेगा ऊपर, तो मीटर क्यूब पर टन में आंसर आया, और ये आंसर अपना फाइनल आंसर आया, ठीक है। समझ में आया है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना किसी रुकावट के। ओह, एक पेज एक्स्ट्रा ले लिया था, जरूरत नहीं थी, ठीक है। क्या एक्चुअली क्या बहुत दिन बाद इतना बोल रहा हूँ, दैट्स व्हाई थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे भी। A vertical ore body having a consistent width of 100 meter has been excavated by the open pit method up to a depth of 100 meter at a pit slope angle of 45 degree. The figure shows the cross section of the open pit if the ore body is further excavated by a depth of 10 meter, maintaining the same pit slope angle, the ratio of waste rock to ore। भाई बहुत बड़ी स्टोरी थी, मैं खुद ही भूल गया। चलो कोई नहीं, देखो लास्ट लाइन पढ़ो। द रेशियो ऑफ वेस्ट रॉक टू ओर, हमने ये चीज कहाँ पढ़ा है, कहीं हमने स्ट्रिपिंग रेशियो में पढ़ा है। क्या होता है स्ट्रिपिंग रेशियो फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ ओबी रिमूव्ड टू टनेज ऑफ ओर एक्सकेवेटेड। लेकिन देखो इसने रेशियो पूछा है विदाउट किसी यूनिट के, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेम रखेंगे। यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ भी नहीं है तो हम टन में रख भी नहीं सकते, तो इसको भी हम मीटर क्यूब में और इसको भी मीटर क्यूब रखेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा एक रेशियो के फॉर्म में, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन क्या बोला है, एक और बॉडी था, कंसिस्टेंट वेट का था 100 मीटर का, ये 100 मीटर किसका वेट था, ये जो है 100 मीटर का वेट था इसका, पहले से दिख रहा है क्या, इसको डार्क कर देता हूँ। ये 100 मीटर का वेट था, ठीक है, जो कि निकल गया हैंड टेप के साथ, और इसका पिट स्लोप एंगल 45 डिग्री था।
निकल गया। द फिगर शोज द क्रॉस इफ द बॉडी, अब इसने क्या बोला कि ये निकल चुका है पोर्शन, तो अब ये भाई साहब क्या सोच रहे हैं कि मुझे 10 मीटर डेप्थ में और जाना है, 10 मीटर। अब ये तो रहेगा 100 मीटर ही, इतना जाना है, तो हमें स्ट्रिपिंग रेशियो बता दो भाई। ठीक है, तो हम भी ढीठ है, बता देंगे। उससे पहले इसने हमें, चलो और तो ये मिल गया, और इसको हम, हमें कोई भी चीज निकाले 3 यूनिट्स चाहिए। यहाँ पे विड्थ है, हाइट है, लेकिन थिकनेस नहीं है, तो थिकनेस को हम मान लेते हैं h। थिकनेस को हम t इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं। मैटर नहीं करेगा, दोनों तरफ कट जाएगा, लेकिन मैंने जस्ट 1 मान लिया ताकि इजी रहे कैलकुलेशन में। ठीक है, तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ ओर निकाल लेते हैं, क्योंकि ओर का निकालना इजी है। तो क्या होता है, विड्थ इंटू हाइट इंटू थिकनेस। विड्थ दिया हुआ है 100 मीटर्स, हाइट दिया हुआ है 10 मीटर, एंड थिकनेस उन्हें माना है 1। टोटल आ गया 1000 मीटर क्यूब। अब अब हमें वॉल्यूम ऑफ वेस्ट निकालना है, तो वेस्ट कहीं ना कहीं ये तो निकल गया, ये पोर्शन तो इतना ये निकल गया है, हमें सिर्फ चाहिए ये वाला। कलर चेंज करने का ऑप्शन है, या हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए, मैं इसमें थोड़ा नया हूँ तो मुझे इतना आइडिया है नहीं। ये वॉल्यूम हमें सिर्फ चाहिए, क्योंकि हमें तो पहले तो ये निकाल लिया है ना, तो हमें तो ये निकालना है बस, इधर भी ये और इधर भी ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम, ये टोटल 110 मीटर हो गया। इसको एक ड्रॉ करते हैं इधर, ब्लैक खेल लेते हैं। ये ऐसा कुछ है, ये 45 डिग्री है, 110 मीटर है ये, और हमें इसकी चाहिए, ताकि हम इसको फिर हाफ बेस इंटू हाइट से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, हम्म तो tan 45 डिग्री वापस लगाते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस। परपेंडिकुलर की डिस्टेंस कितनी है x, बेस कितना है 110 मीटर, तो x की वैल्यू कितना आ गई 110 मीटर। ठीक है, इसी टाइप से अगर छोटे ट्राइंगल को लेते हैं हम, छोटा ट्राइंगल 45 डिग्री, ये सेम है 45 डिग्री, इसकी हाइट है 100 मीटर्स, और इसकी हमें हाइट निकालनी है मान लो y, तो y भी इसी टाइप से आ जाएगी 100 मीटर्स। एग्री करते हो? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम्म तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स थे ऐसा कुछ, एक इधर भी था एक इधर भी था। एक मिनट, बैक, थोड़ा सा बैक चलते हैं। ऐसा था, तो बड़े वाले का एरिया क्या हो जाएगा, तो अगर हमें निकालना है इसका एरिया निकालना है, इस वाले का एरिया निकालना है, इस वाले पॉइंट का, तो क्या हम पूरे का निकाल लें फिर इसको माइनस कर दे तो काम हो जाएगा ना। तो हम एरिया ऑफ बड़े वाले ट्राइंगल, बिग का, ठीक है, बिग का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस भी 110 है, बेस 110, हाइट भी 110, तो आ जाएगा हाफ 110 इंटू 110, और 1 मीटर में थिकनेस माना है तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या आपने फोकस किया कि हमारे पास इधर भी सेम चीज है, इधर भी सेम चीज है, और इधर भी सेम चीज है, तो क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, मतलब फाइनल दोनों का एरिया आ जाएगा, बड़े वाले दोनों का एरिया आ जाएगा, इसका भी एरिया इसका भी एरिया आ जाएगा। तो हमने ऐसे ही किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल ओबी का आ जाएगा, ओबी टोटल का वॉल्यूम आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 110 का होल स्क्वायर, या 110 को सॉल्व कर लेते हैं, 110 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपना 112,100 मीटर क्यूब। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ जो ऑपरेट करते हुए ओबी आ रहा है, ऑपरेटिव ओबी, ओबी
उससे पहले हमें छोटे वाले का एरिया निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ओ बी। स्मॉल कैसे निकालेंगे? हाफ मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि बेस इसका 100, इसका बेस 100 है। दिखाया था मैंने पिछले पिछले प्रीवियस स्लाइड में 100, वाई भी 100 आया था और वाई भी 100 आया था। तो 100 इंटू 100, क्योंकि बेस इंटू हाइट करेंगे, तो 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि ये हमने थिकनेस को 1 माना है, और 2 है, 2 ट्राइंगल से तो 2, तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर, दैट इज 10,000। 10,000, ठीक है, 10,000। तो एरिया ऑपरेटिव क्या आ जाएगा, या वॉल्यूम ऑपरेटिव, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इसको वॉल्यूम ही कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑपरेटिव ओबी, दैट इज आएगा टोटल ओबी का वॉल्यूम 12100 माइनस छोटे वाले का 140। जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2100 मीटर क्यूब। तो हमें क्या निकालना है, स्ट्रिपिंग रेशियो, वॉल्यूम ऑफ ओबी रिमूव डिवाइड टनेज ऑफ और एक्सकेवेटेड, या दोनों को मीटर में, मीटर क्यूब में ही है, तो वॉल्यूम ऑफ ओबी कितना रखा है हमने 2100, एंड टनेज ऑफ और कितना एक्सकेवेट किया हमने 1000, तो ये आ गया 1000। तो जब सॉल्व करेंगे 2020 एंड 2.1 इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर है अपना 2.1 इज द बी, ठीक है, बी अपना आंसर है। वापस समझ लेते हैं क्या क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर। एक्चुअली इस बोर्ड के अंदर मैं नया हूँ, डेट से मुझे प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी प्रीवियस स्लाइड और नए स्लाइड में जाने में, डेट से मैं समझाने में भी उतना अच्छा नहीं समझा पा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, जल्दी सीख जाऊंगा मैं। हमें क्या क्या चाहिए, गिवन था इस क्वेश्चन में, गिवन था हमारे पास एक वर्टिकल ओर बॉडी है जिसकी 100 मीटर डेप्थ थी, पहले 100 मीटर विड्थ थी, जिसको पहले एक्सकेवेट कर लिया गया था, और इसका 45 डिग्री था, तो इसका ओ भी निकाल लिया गया था, इतना इतना चीजें पहले निकाल ली गई थी। अब उन्होंने बोला कि हमें फर्दर एक्सकेवेट करना है, फर्दर एक्सकेवेट करना है, हमें 10 मीटर डेप्थ और निकालना है, मतलब ये वाला पोर्शन में और निकालना था। विड्थ सेम थी, अब हमें उसके निकालने के लिए हमें ये चाहिए था, ऑलरेडी ये निकल चुका था, तो हमें ये निकालना पड़ता। तो इसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का पूरा लगा के इसका, इसकी वैल्यू निकाली कि बेस कितना है, फिर हाइट हाइट दिया हुआ था, बेस निकाला 1045 डिग्री की हेल्प से, और इसको सॉल्व करके हमने आंसर लाया, और जो ये फाइनल वॉल्यूम आया दोनों को डिवाइड करके हम आंसर ले आए। आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा प्लीज कमेंट करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वापस एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। एन ओपन कास्ट माइन हैज 4 बेंचेस, द हाइट विड्थ एंड फेस एंगल फॉर ईच बेंच आर 30 मीटर 13 30 एंड 70 डिग्री रेस्पेक्टिव, द ओवरऑल स्लोप एंगल। तो सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है और गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सोचो गेट में इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप लोग ऐसे घबराओ मत कि गेट बहुत टफ होता है, गेट में सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है गाइज। सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ बेंचेस कितना दे रखा है, तो एन की वैल्यू दे रखी है 4, और क्या दिया, हाइट दिया हुआ है अपने पास, हाइट है 13 मीटर, विड्थ है 30 मीटर, एंड फेस एंगल दैट इज अल्फा की वैल्यू है जो 70 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो हमें फाइंड करना है ओवरऑल स्लोप एंगल। सबको फॉर्मूला पता है, बीटा की वैल्यू निकाल दो डायरेक्ट, टेन इनवर्स एन एच डिवाइड बाई एन माइनस वन डब्ल्यू प्लस एन एच डिवाइड बाई टेन अल्फा। टेन इनवर्स एन एच 4 × 13। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग खुद से सॉल्व करना ताकि जल्दी जल्दी हो पाए। 3 × 30, एन माइनस वन, 4 - 1 डेट इज 3, 3 × 30, द विड्थ की वैल्यू 30 थी तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एन एच कितना गया 4 × 13 डिवाइड बाई 10 70 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेना और जो आंसर है उसको कमेंट कर देना, क्या आंसर आया है ये आपके ऊपर है, ठीक है। और प्लीज कमेंट करिएगा क्वेश्चन को करके कितना आंसर आया सॉल्व करके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए मैं ज्यादा टाइम लिया नहीं इसमें, जस्ट एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। जब आएगा अच्छा क्वेश्चन तो हम उसमें टाइम लेके समझेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बाकी लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। एक पेज का छोड़ा था इसमें भी। हाँ, इसमें भी क्वेश्चन सेम ही है, 4 बेंचेस है, एन गिवन है 4, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, गेट में आए हुए क्वेश्चन देखो, एन 4 गिवन है,
विड्थ दिया हुआ है 15 मीटर क्या है, विड्थ दिया हुआ है 50 मीटर, विड्थ दिया हुआ 50 मीटर, हाइट दिया हुआ 15 मीटर, एंड अल्फा दे रखा है 70 डिग्री रिस्पेक्टिवली, और हमसे पूछा है ओवरऑल स्लोप एंगल। तो बीटा की वैल्यू आप लोग फिर से निकाल सकते हो, tan इनवर्स एन एच डिवाइड बाई एन माइनस वन डब्ल्यू प्लस एन एच डिवाइड बाई टेन अल्फा करके इसमें वैल्यूज में पुट करना और अपना फाइनल आंसर निकाल के मुझे कमेंट करना थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हम्म अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, स्लोप एंगल से बेस्ड करके ओवरऑल स्लोप एंगल का, इसको हम डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। क्या हुआ है, व्हाट इज द ओवरऑल स्लोप एंगल। अब इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में फॉर्मूला फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाइट जो है बेंच की वो डिफरेंट है, 6 मीटर है, इधर 8 मीटर है, इधर 8 मीटर है। तो अब कैसे करें, तो यही खेल आता है और अभी हम सॉल्व करने वाले हैं इसको, ठीक है। वापस क्या कीजिए, जो अपन इंटरप्रेट कर पा रहे हैं जो सेम है वो चीज़ तो लिख लेते हैं, कम से कम अल्फा कितना है 70 डिग्री, विड्थ भी सेम है 25 मीटर, लेकिन हाइट जो है वो अलग अलग है, और नंबर ऑफ बेंचेस कितने हैं, 3, ठीक है। वही आपको निकालना है, बीटा निकालना है, तो हम लोग इसमें भी वही करेंगे। ऐसा कुछ सॉरी, इसे टेढ़ा हो जा रहा है यार, ठीक है। ये कोई है, हमें ये बीटा निकालना है, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस लेंगे और ये लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो तीनों को ऐड करो, 8 8 16 16 6 22, टोटल हो गया 22 मीटर्स, दैट इज द हाइट। इसको करेंगे तो 52 तो ये आ गए, इसके अलावा ये चीज का फॉर्मूला बताया था, 3a 3 है ना, तो 3 इंटू ए में क्या आता है, तीनों की हाइट ली, तीनों की हाइट अलग अलग है, तो अपन 3 को हटा दो यहाँ से। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसलिए मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ। 50 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 6, 3 ये था, तीनों का ले लिया। इसको मैं पर्सनली आपको दिखाता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ उसके बाद, ठीक है। तीनों का ये हो गया डिवाइडेड बाई 10 70 डिग्री। अब कई लोग कन्फ्यूजन होगा तो कैसे आया ये समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये एक छोटा सा ट्राइंगल है, इसको इमेजिन करो। छोटा सा ट्राइंगल को जब ऐसे करेंगे, लिख लेते हैं 70 डिग्री है, 6 मीटर है, हमें इसका चाहिए। इसको W1 मान लेते हैं अपन, W1 डब्ल्यू डैश मान लेते हैं, W1 डैश, ठीक है। तो 1070 इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई W1 डैश, तो W1 डैश कितना आ गया, 6 डिवाइड बाई 1070। इसी टाइप से जब इस ट्रायंगल कंसीडर करोगे, W2 W1 डबल डैश निकालोगे, तो W1 डबल डैश जो आएगा वो आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 1070। इसी टाइप से इसका आ जाएगा W2 W1 ट्रिपल डैश, वो आ जाएगा W1 ट्रिपल डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 1070। जब इसी को अपन यहाँ लिखेंगे तो 1070 नीचे का बेस कॉमन है, तो ऊपर की जो वैल्यूज होती है वो जुड़ जाती है, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, टेन बीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 22 परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर 22 डिवाइड बाई बेस कितना है 50 प्लस 8 8 16 16 प्लस 6 22 डिवाइड बाई 1070, 1070। तो बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स, सॉल्व कर लेता हूँ इसको यार आपके लिए। 22 डिवाइड बाई 70, 1070, 8 प्लस 50, 58, 8.00, 22। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है बीटा का
20.77 डिग्री। कहीं आंसर में नहीं है ऑप्शन में, लेकिन इसका आंसर यही है, आप लोग बुक में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने इसको डिटेल में समझाया। इसमें क्या किया है, हमें यहाँ पे बेंच ऐसा डायग्राम दिया हुआ था और हमें बता रहा है बस बताओ स्लोप एंगल, ना तो उसने नंबर ऑफ बेंचेस बताया ना कुछ बताया। तो हमने इंटरप्रेट किया, यहाँ पे 3 हाइट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट हाइट, सेकंड हाइट, थर्ड हाइट। तो यहाँ पे हमने इंटरप्रेट किया इस डायग्राम से कि तीन बेंचेस है, नंबर ऑफ बेंचेस 3 है और तीनों की हाइट्स अलग अलग है। तो और वेट है उस दोनों की वेट सेम है तीनों तीनों बेंच की, और हमें फेस एंगल 70 डिग्री दिया हुआ था। तो हमने इंटरप्रेट करके जब वैल्यू निकालने बैठे ओवरऑल स्लोप एंगल, तो हमने डायग्राम समझा था कि ओवरऑल स्लोप एंगल ये होता है, और इसके कारण हमने ये एज्यूम किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है यहाँ पे, और उससे हमने वैल्यूज निकाली। और इसमें जो हमारा पास W तो पता चल गया कि ये डिस्टेंस W1 डैश, W2 डबल डैश, W1 डबल डैश, W1 डब ट्रिपल डैश जो हमें फाइंड करना था, तो वो हमने वापस से एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से फाइंड किया और फाइनल आंसर लेके आए। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया, वापस एक बार वीडियो को देखिए, वापस एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सारे लाइन पेजेस छोड़ रखे थे मैंने और इतने में हो जा रहा है। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्या? अगर लिख रहा हुआ तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो से मैं सुधार कर लूंगा। ठीक है, in an open cast mine shown in the figure below, the coal has density of 1.4 tons per meter cube. Assume mine flow operation start at xy, the operating stipulation of the given condition. यार इसका एक डायग्राम था, वो ला नहीं पाया मैं, तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करूंगा। एक्चुअली बनाना था मुझे बट बना नहीं पाया, तो नेक्स्ट वीडियो में। सातवां क्वेश्चन जो है, ये शायद पाउडर फैक्टर से क्वेश्चन है, मैंने पाउडर फैक्टर पहले बताया आपको। लिख लो गिवन क्या क्या है। बेंच हाइट गिवन है 12 मीटर, बर्डन है 4 मीटर, स्पेसिंग है 5 मीटर, एक्सप्लोजिव पर होल है, अरे लगता है बैटरी डाउन होने लग गई। एक्सप्लोजिव पर होल है 120 केजी, डेंसिटी ऑफ रॉक कितना है 2600 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। तो इसको हम चेंज करेंगे तो कितना जाएगा 2.6 टन्स पर मीटर क्यूब। एंड हमें पाउडर फैक्टर फाइंड करना है। तो पाउडर फैक्टर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रॉक ब्रोकन, वॉल्यूम ऑफ रॉक broken divided by quantity of explosive used in kilograms, in tons और in kilograms। ठीक है, tons और केजी में पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिंग इनटू बर्डन इनटू हाइट इनटू डेंसिटी, टन्स में चाहिए ना। और ये कितना है 120 केजी। तो स्पेसिंग कितना है 5 इंटू 4 इंटू 12, दैट इज इन मीटर क्यूब, मल्टीप्लाइड बाई 2.6 टन्स पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 120। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब टन आ गया ऊपर, और ये नीचे आ गया केजी में। तो 5 इंटू 4 120, मीटर से 240, 240 तो 2.6, तो ये आ जाएगा अपना 5.2 टन्स पर केजी। दैट इज आवर आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए टाइम लिया नहीं, और मैंने ऑलरेडी से बहुत सारे क्वेश्चन करवाया हुआ है, इसलिए ये नहीं कराया, जल्दी करवा दिया मैंने। ठीक है, आज की वीडियो हमने यही खत्म करनी पड़ेगी। एक्चुअली बैटरी खत्म हो गई, मेरे पास क्वेश्चंस थे 3 और, बट बिकॉज ऑफ बैटरी, माई बैटरी बैकअप, I have to finish this video at this moment. Okay, thank you, and let's end the class with a beautiful quote. Don't wait for the perfect time, start now and make the time perfect. कभी भी बेस्ट टाइम या परफेक्ट टाइम का वेट मत कीजिए, अभी स्टार्ट कीजिए और अभी से फोड़ दीजिए। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मार्च चल रहा है, हम आराम से लेट स्टार्ट करेंगे गेट की प्रिपरेशन या फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन, तो वो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो आज से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए और फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, एंड पढ़ते रहिए एंड ग्रो करते रहिए।